इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सबसे पहले तो इसका एक सम 10 मार्क का तुमको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हारे सामने ये पेपर पैटर्न है बीबीए का। क्वेश्चन नंबर 2 में ये तुमको सम यहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 10 मार्क का सम ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, एक सम, एक शॉर्ट नोट और करीबन 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा इस चैप्टर में से। सो 17 मार्क का ये चैप्टर पकड़ के चलो। इसमें शॉर्ट नोट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसका एक और नाम है टर्मिनल कॉस्टिंग। हालांकि प्रैक्टिकली टर्मिनल कॉस्टिंग बहुत कम और रेयरली यूज होता है, फिर भी एग्जाम में एमसीक्यू के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश में तुमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। नाउ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग एक बोलते ना छतरी है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आएगा। तुम जब टेलर के पास जाते हो, तुमको एक शर्ट सीना होता है, तो तुम्हारा शोल्डर का होगा साइज 40, किसी का होगा शोल्डर का साइज 42। डू यू एग्री? हर एक इंसान का टेलर के पास जो भी सिलाई होगा वो अलग होगा, यूनिक होगा। तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, जब तुम गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हो तो तुम्हारा हर एक गाड़ी अलग होगा। कोई फ्री सर्विसिंग में होगा, कोई ऑयल चेंज होगा, कोई एक्सीडेंट गाड़ी होगी। तो जो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के हिसाब से काम होता है उसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन, व्हेन आई से शॉर्ट ड्यूरेशन वो 1 साल से कम का होता है, और व्हेन आई से लॉन्ग ड्यूरेशन वो 1 साल के ऊपर का होता है। नाउ शॉर्ट ड्यूरेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑलरेडी हम उसका एक पार्ट ले चुके हैं। वो एक पार्ट क्या है? कॉस्ट शीट। नाउ जो कॉस्ट शीट है वो या तो 1 हफ्ते का होगा, 1 महीने का होगा, 1 साल के होगा। तुम्हारा जो वस्तु बनाने का खर्चे को कॉस्ट शीट बोलते हैं, जो कि जॉब कॉस्टिंग का एक पार्ट होता है। आया समझ में? ये शॉर्ट ड्यूरेशन का हमने जो पहला चैप्टर देखा प्रैक्टिकल्स, वो जॉब कॉस्टिंग पर था। कॉस्ट शीट इज अ पार्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। एक और होता है बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग क्या होता है? टेक द एग्जांपल ऑफ मारुति। वो कौन कौन से गाड़ियां बनाते हैं? ऑल्टो, वैगन आर, स्विफ्ट डिजायर, सीएस, अर्टिगा, ब्रेजा, बलिनो और बहुत सारे। तो आज उन लोग को साल में 15 लाख मारुति कार बनते हैं, बट आज उनको बनाना है 3000 ऑल्टो, 1000 वैगन आर और 1000 डिजायर। तो बैच के तौर पर बनाना। सो ये बैच कॉस्टिंग हुआ कि तुम एक बैच में 1000 सफेद रंग के शर्ट बना रहे हो, दूसरे बैच में 2000 पीले रंग के शर्ट बना रहे हो। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ बैच कॉस्टिंग। तुमको बैच कॉस्टिंग सिलेबस में नहीं है, तुमको जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट जो हमने समझ लिए हुए हैं। हमारा आज का इंटरेस्टिंग है ये व्हीकल सर्विसिंग ले लो, ठीक है ना। ये 1000 शर्ट्स बनाए, साइज 40 शोल्डर के शर्ट्स फॉर मेन। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं, बट ये होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ सिविल कंस्ट्रक्शन, जैसे नासिक पूना एक्सप्रेस हाईवे, तुम्हारा रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, एरोप्लेन बनाना, शिप बिल्डिंग बनाना, सबमरीन बनाना, ये सब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के तहत आते हैं। नाउ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 2 पार्टीज के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा कि भाई रास्ता बनाना है, अशोका बिल्डकॉन को लेट अस एज्यूम कि वो काम करने वाला है, ठीक है ना। सो इन दोनों पार्टीज को टेक्निकली क्या नाम बोलते हैं? सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देयर आर 2 पार्टीज। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम कितने पार्टीज होंगे? 2। एक काम करेगा और एक काम देगा। समझ में आ रहा है? सो लेट अस एज्यूम नासिक पूना एक्सप्रेस हाईवे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम दे रहा है। लेट अस एज्यूम अशोका बिल्डकॉन
काम कर रहा है. सो कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन हु डज द जॉब. सो अशोका बिल्डकॉन काम करने वाला है और काम देने वाला कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलेंगे. समझ में आया? कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन हु डज द जॉब. कॉन्ट्रैक्टी इज द पर्सन हु गिव्स द जॉब. यहां पे एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर का क्या होगा? अशोका बिल्डकॉन ले लो, और ये कॉन्ट्रैक्टी का एग्जांपल क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये काम देंगे. नाउ आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया अशोका बिल्डकॉन का. यहाँ पे क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टी बोलेंगे. नाउ आगे बढ़ते हैं हम. अभी हम समझेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है. अशोका बिल्डकॉन में मेरे करीबन 7 से 8 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मेरे हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है वो ग्रुप. 15 से 20 ग्रुप का समूह है अशोका बिल्डकॉन. अशोका ग्रुप है, उसमें तुम्हारा अशोका मेडिकोर हॉस्पिटल हो गया, तुम्हारा टोल नाका हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं. तो इंडिया में 20 के ऊपर स्टेट्स में उनका पोजीशन है. रेलवेज में भी वो लोग एंटर कर चुके हैं इन सम कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ऐसा सोचो, उनके 20 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एक साथ चल रहे हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वो लोग क्या करेंगे? एक ऐसे प्रकार का कॉस्टिंग है जहां पे हर एक कॉन्ट्रैक्ट, नासिक पूना एक्सप्रेस हाईवे में सपोजिटली उनको 10,000 बोरिया सीमेंट का लगा, ठीक है ना, 500 लोग काम पे लगे, उतना खर्चा हुआ. सो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग से हिसाब होगा. जैसे फाइनल अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट में तुम हर एक डेबिट खर्चा डालते हो, वैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक ऐसा प्रकार का अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड तुम सारे खर्चे डालोगे उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के. तुम यदि उनको नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, नासिक पूना एक्सप्रेस हाईवे का भी मिला है, सो मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 होगा, पूना का कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 होगा. दोनों के खर्चे अलग अलग होंगे. समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे सर कॉमन खर्चे ना 1 में आएगा ना 2 में आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. स्पेसिफिक, अब तुम्हारा बीबीए सेमेस्टर 2 चालू है तो क्लियर कट है, तुम जो टेक्स्ट बुक्स खरीदोगे वो सेकंड सेम के होंगे, क्लियर कट है. सेमेस्टर 1 तो बीत चुका है, उसका अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना होगा. अभी मार्कशीट तुम्हारा अलग अलग आएगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2. तो ये ज्यादातर किसमें होते हैं? इंजीनियरिंग ले लो, कंस्ट्रक्शन ले लो, मुंबई एयरपोर्ट ले लो, ठीक है ना, सबमरीन ले लो, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग ले लो, खास करके रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस. या तुम्हारे पास 2-3 करोड़ रुपए है, तुम एक आर्किटेक्ट को बोलते हो भाई ड्रॉ करके दे, एक बिल्डर को पकड़ते हो, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को देते हो कि हमको बंगला बना के दे 1 साल के अंदर. यहां तक समझ में आया? सब लोग को क्लियर है? ऑनलाइन यस और नो? लेट अस अज्यूम यस. नाउ फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. नाउ पहले तो एक एक करके फीचर, तुमको फीचर्स शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का. सो कॉन्ट्रैक्ट इज लार्ज इन साइज. ये 1000 करोड़ 5000 करोड़ ऐसा रहेगा. जब एप्पल इंडिया में आता है, एप्पल खुद कभी भी आईफोन नहीं बनाता. वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? फॉक्सकॉन, फिर पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, ये सब बड़े बड़े कंपनीज है, लेकिन फॉक्सकॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है. इंडिया में आया तो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगा, जमीन, बिल्डिंग, अंदर का इंटीरियर, ये सब का. तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा साइज का होता है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 1000 करोड़ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. फिर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन, नॉर्मली 1 साल के ऊपर का. रोड कंस्ट्रक्शन कैन बी 3 to 5 years. बुलेट ट्रेन का बोल रहे 2025 तक बनेगा. वो 1 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है. वो किसको दिया है? जापानीज गवर्नमेंट ही उठा रही है. 1 लाख करोड़ का खर्चा है, वो खुद ही खर्चा करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0. अपन खर्चा नहीं कर रहे हैं, जापानीज गवर्नमेंट कर रहा है बुलेट ट्रेन. वो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है, 1,10,000 करोड़. अभी तो बढ़ गया खर्चा, लेट हो गया, तो 1,10,000 करोड़ का टोटल खर्चा है, ठीक है ना. सो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के ऊपर के रहते हैं. शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम रहते हैं, करेक्ट. और जैसे मैंने बताया अशोका बिल्डकॉन के अभी एट दिस पॉइंट 20 से 25 कॉन्ट्रैक्ट पूरे इंडिया में चल रहे होंगे. हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग नंबर असाइन करते हैं. जैसे तुम सोचो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे 20 बनाया अलग अलग का, ठीक है. हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और उसका नफा नुकसान हर एक कॉन्ट्रैक्ट का तुम निकाल सकते हो यूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. 2 पार्टीज रहते हैं. कौन 2 पार्टीज? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी. now फर्क क्या है? कॉन्ट्रैक्टर अशोका बिल्डकॉन है जो काम करने वाला है. गिव्स द जॉब कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या बोलेंगे?
कॉन्ट्रैक्टी, अशोका बिल्डकॉन को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु डज द जॉब। जब अपन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टी का सिर्फ एक छोटा सा 5 लाइन का अकाउंट बनेगा, अपना मेन अकाउंट बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी का बुक्स में कोई जरूरत नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन हु डज द जॉब, कॉन्ट्रैक्टी इज अ पर्सन हु गिव्स द जॉब। आया समझ में? जो काम देने वाला, ज्यादातर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं। तुमको सम आएगा कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और उस कॉन्ट्रैक्ट का नफा या नुकसान लेके बताओ, लाके बताओ। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड फॉर अ प्राइस बिटवीन टू पार्टीज या द पार्टीज या द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब ये होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टीज होंगे? 2, कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा कौन होगा? कॉन्ट्रैक्टी। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अशोका बिल्डकॉन को काम दे रहा है तो काम फुकट का तो नहीं होगा, कीमत तय होगी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अशोका बिल्डकॉन ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, जो कीमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा अशोका बिल्डकॉन को, टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको एमसीक्यू बोलते हैं उसमें जरूर आएगा, इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुमको रहना बहुत जरूरी है इस चैप्टर का। तुम फेंक ही नहीं पाओगे, तुमको समझना पड़ेगा टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाइज वेयर वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। तुमने बंगला बोला, तुमने बोला भाई मेरे को 4 रूम किचन चाहिए, मेरे को 3 बाथरूम चाहिए, गार्डन चाहिए, एक स्टोर रूम चाहिए, एक मंदिर का रूम चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई और बोलेगा तो भाई बंगला, कोई एकदम शाहरुख खान बोलेगा तो 7 बेडरूम हॉल किचन का उसको बंगलो चाहिए। सो हर एक कॉन्ट्रैक्ट विल हैव कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अभी रोड का ही ले लो, रोड का जो डांबर का बनता है टेक्निकली बिटुमेन वो सब रहता है उसमें, ठीक है। अभी जो यहाँ पे रोड बन रहा है, लेकिन कपालेश्वर मंदिर के सामने जो रोड है अभी देखो सीमेंट का बना है, और वही अभी जो अपने क्लास के बाहर के जो रोड्स है या गंगापुर साइड कुछ रोड बने हैं वो डांबर के बने हैं। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि नेशनल हाईवे रहेगा तो सीमेंट का बोलेंगे, लोकल रोड्स रहेगा तो डांबर में हो जाता है, क्योंकि लोकल इतना पैसा लोगों के पास रहता नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। स्पेशली सब कॉन्ट्रैक्टर में भी एम्प्लॉयड। लेट अस टेक एग्जांपल। सपोजिटली ये बिल्डिंग बनाना है, एक बिल्डर को तुमने 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई बिल्डिंग बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने साइन कर लिया, ठीक है। नाउ बिल्डर ने काम शुरू किया, लेकिन बिल्डर खुद सब कुछ नहीं करेगा, वो बेसिक कंस्ट्रक्शन वो करेगा, बट जमीन का जो टाइलिंग है उसके लिए वो अलग से टाइलिंग वाले को सब कॉन्ट्रैक्ट देगा। हार्डवेयर का सामान है उसका अलग सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्लम्बर अलग सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रिशियन अलग सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तुम्हारा विंडोज अलग सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, पेंटिंग अलग सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, डोर अलग सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाहर का शटर अलग सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, वायरिंग अलग सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, या मे बी इलेक्ट्रिशियन के साथ मर्ज होगा। ये सब कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तुम जब बिल्डर को दोगे 10 करोड़ के अंदर बिल्डर इन सबको काम देगा, ठीक है ना। सो बिल्डर खुद अपने को दिखता है बिल्डर ने बनाया, बिल्डर बेसिक ही ढांचा बनाता है, अंदर का पेंटिंग से लेकर, टाइलिंग से लेकर, बाथरूम प्लम्बिंग से लेकर, इलेक्ट्रिक से लेकर, विंडो डोर कुछ नहीं करता बिल्डर। वो सब 10 करोड़ में से 4, 4.5, 5 करोड़ का वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, उसका बनाने का खर्चा 2 करोड़, 2-3 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो कमाता है। और उसने क्या किया, बस दीवार बनाया, ऊपर का कवर किया, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन फॉलो किए, अंदर के सब कॉन्ट्रैक्ट वो आउटसोर्स करता है, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। समझ में आया? तुम अपना मेन काम में से छोटे छोटे काम बांट देते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तुम जब भी अपन सम करेंगे तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होगा। जो भी खर्चे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट अशोका बिल्डकॉन ले रहा है तो उसको खर्चे शुरू हो जाएंगे, सीमेंट का होगा, रेती का होगा, दूसरे रॉ मटेरियल्स होंगे, ठीक है ना, फिर लेबर का होगा, दूसरे एक्सपेंसेस होंगे, मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। सो जो भी सारे खर्चे हैं जो तुम क्लियरली बता सकते हो कि नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे या तो नासिक पूना एक्सप्रेस हाईवे का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बनाया जाएगा। एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हर एक कॉन्ट्रैक्ट का बनाया जाता है, मिक्स नहीं किया जाता।
तुम जब सेमेस्टर 3 में आओगे तो उसका मार्कशीट अलग होगा, सेमेस्टर 4 इवन मार्कशीट एक होगा लेकिन मार्क्स अलग अलग होंगे, क्लियर कट, ठीक है ना। सो हर एक कॉन्ट्रैक्ट तुम अलग बनाओगे, तुम मिक्स नहीं करोगे। जैसे तुम बीबीए होने के बाद एमबीए करोगे, तुम्हारे 2 मार्कशीट्स होंगे, एक बीबीए का होगा और एक एमबीए का होगा। तो वैसे हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग से अकाउंट बनाता है। ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट साइड में क्या आएगा? सारे खर्चे। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? आमदनी। जो भी बेचता, जो भी कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलना है वो आएगा। ऑफ कोर्स उसके दूसरे डायमेंशन भी है जो थोड़ा सा आज डिस्कस होगा और फिर सब में और क्लैरिटी हम देंगे। चौथा नंबर, कॉन्ट्रैक्ट खर्चे क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट डालेंगे। तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डेबिट डालते हो? तो सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। लगता बहुत इजी है लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि आधा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पूरा तो प्रॉफिट नहीं ले सकते क्योंकि पूरा पैसा भी नहीं मिला होगा, तब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और वही सब एग्जाम में आते हैं और वो कैसे टैकल करना है हम बताएंगे। जो भी रेवेन्यू है, एक बात बताओ, तुम्हारा सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड। खर्चे कहाँ पे आते हैं? डेबिट साइड। तुम वही कर रहे हो इधर, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। सिर्फ इतना आसान नहीं जितना दिखता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब 3 साल का रहेगा, 1 साल हो गया तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना, कितना रिजर्व में रखना, ये तुम्हारा मेन इश्यू होगा जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सीखेंगे। वो सबसे बड़ा इश्यू होगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा कि कुछ कॉमन खर्चे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी सपोजिटली एक जनरेटर लेकर आ रहे हैं, आधा दिन उसने उधर यूज किया, आधा दिन इधर यूज किया, तुम बाइफरकेट कैसे करोगे? या अकाउंटेंट जो दोनों का हिसाब रख रहा है उसको तुम कैसे बाइफरकेट करोगे? बराबर है। तो टू प्रिवेंट कंट्रोवर्सी, कुछ कॉमन खर्चे हैं वो सीधा का सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, क्योंकि फिर उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। 50-50% क्या 60-40% है ना, वो रेशियो निकालना बहुत मुश्किल है कि किसने कितना टाइम स्पेंड किया। इसलिए कॉमन खर्चे डाल दो सीधा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो स्पेसिफिक खर्चे हैं जैसे बीबीए सेमेस्टर 2 का भी जो तुम्हारा खर्चा है वो स्पेसिफिक बीबीए 2 का आएगा, ठीक है ना। नाउ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस समझ में आता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट और लॉस। अभी जब अशोका बिल्डकॉन 20 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा, 20 के 20 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के जो प्रॉफिट है वो मर्ज हो जाएगा विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अल्टीमेटली हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही बनाते हैं, हम 2 नहीं बनाते। तो हर एक अशोका बिल्डकॉन एट द एंड ऑफ द ईयर, मार्च खत्म होने के बाद, अभी उनका काम ही चल रहा होगा फाइनल अकाउंट का, वो लोग पूरा का पूरा अशोका बिल्डकॉन का प्रॉफिट लॉस बताएगा। 20 अलग अलग प्रोजेक्ट्स का नहीं बताएगा। वो बताएगा हमारा नफा हुआ है 1000 करोड़, मे भी कॉन्ट्रैक्ट एक का 40 होगा, 2 का 20 होगा, तीसरे का 100 होगा। अलग अलग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं बताते, पूरा अशोका बिल्डकॉन एज अ ग्रुप का बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 20 के 20 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट है वो बताएगा, और ये प्रॉफिट चला जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अभी जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, क्योंकि ये एक अकाउंट है नंबर 1, दूसरा नॉमिनल अकाउंट है। तुम्हारे सामने ये फॉर्मेट आ रहा है, एग्जाम में तुमको ये 2 पूछा जाएगा और वर्किंग नोट के बिना तुम्हारा सोल्यूशन आएगा ही नहीं, वो हम सिखाएंगे बाद में कैसे। नाउ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या लगता है? सबसे पहले मटेरियल जो हम कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं, दूसरा नया मटेरियल खरीदते हैं, तीसरा मुझे लग रहा है 10 बोरी, मैंने इशू किया 6 बोरी, खरीदा 2 बोरी, 2 बोरी कम पड़ रहा है तो पुणे में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो वो 2 बोरी लेकर आओ, इसमें डाल दो, लेकिन कॉस्ट क्लियर है, एक्सक्लूसिवली फॉर नासिक पुणे है तो कर सकते हैं। लेबर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, दूसरे चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, मटेरियल। अच्छा, तुम ट्रेडिंग क्रेडिट में क्या लेते हो? बाय क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स, so loss by theft, loss by fire, taken over by partner, sales। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट से वापस भेज दिया, या जो स्टॉक वहां पे मौजूद है या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट से, यहाँ तो इस्तेमाल किया है, यहाँ बचा हुआ है तो या तो उधर ही पड़ा है, या स्टोर्स को वापस कर दिया, या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दिया, या जल गया तो लॉस बाय फायर, बाय सेल ऑफ मटेरियल। और लास्ट में बाय सेल्स जो ट्रेडिंग क्रेडिट में आता है, यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्टी से पैसा आना है। सो बाय कॉन्ट्रैक्टी से जो आना है सपोजिटली 10 करोड़, तो इधर क्रेडिट देंगे, इधर 10 करोड़ का डेबिट देंगे कि आना बाकी है।
और फिर क्रेडिट साइड ज्यादा, तो तुम्हारा जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आता था पीएनएल में, उसके बजाय इधर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, लॉस रहा, डेबिट साइड ज्यादा तो इधर लॉस आएगा। और फिर कॉन्ट्रैक्टी को डेबिट दिया कि आना बाकी है, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, और उसने पैसा दिया तो क्रेडिट आएगा, और इस हिसाब से टैली हो जाएगा। सिंपल सा एक है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम जब सम्स में आएंगे तब सिखाएंगे। क्लियर यहां तक सब लोग को? नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी तुम्हारे सामने हम कुछ टर्म्स बताएंगे, जो टर्म्स ऑब्जेक्टिव से नहीं, कभी कभार वो टर्म्स को शॉर्ट नोट में भी कन्वर्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर। टेल मी, कॉन्ट्रैक्टर क्या है? Who does the job? Who does the job is called as a contractor. एग्जाम्पल दो। मैंने अशोका बिल्डकॉन लिया, एग्जाम में तुमको हर जगह पे एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टी कौन है? Who gives the job? Normally it is the government of India. But क्या तुम भी दे सकते हो? The answer is yes. तुमको एक बंगला बनाना है तो तुम क्या बन जाओगे? कॉन्ट्रैक्टी। जिसको दोगे वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, उसके बाद दोनों में एक प्राइस एग्रीड होगा कि ठीक है 1 करोड़ में दोनों ने एग्री कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक म्यूचुअल प्राइस है जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी ने माना है, दोनों ने में भी नेगोशिएशन हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुआ है, उसकी वजह से जो प्राइस तय हुआ है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केलेशन क्लॉज में बताता हूं क्या है, अभी ध्यान से सुनना। ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, एस्केलेशन क्लॉज ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। अभी जो स्टील के दाम है, इधर तो हार्डवेयर के लोग हैं, कितना दाम बढ़ा है 1 साल पहले और अभी में? 20% से ज्यादा, एटलीस्ट 40 मैंने सुना है कुछ जगह पे। नाउ सपोजिटली मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, तुमको बताता हूं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये कंपनी नाम सुना है? तो बेल जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। अभी ना सुनने में आ रहा है कि चिप बनाने का जो है सेमीकंडक्टर्स का कंटेनर इंडिया नहीं बनाता, चाइना से इंपोर्ट करता था, अभी खुद बनाने का प्लान चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया 100 कंटेनर्स। अपन जब चाइना से खरीदते हैं तो एक कंटेनर का कॉस्ट 2 लाख पड़ता था, अभी तो 3-3.5 पड़ता होगा। सो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम तेरे को 2 लाख देंगे, ठीक है, पर कंटेनर, तो तुझे बनाना पड़ेगा 100 कंटेनर, इसका कीमत होगा 2 करोड़ रुपया। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है, 2 करोड़ में प्राइस तो एग्री हो गया, आज की कीमत में बेल ने बोला हम 2 करोड़ स्वीकारते हैं। 3 महीने बाद या 3 महीने पहले 120 रुपए पेट्रोल का दाम नहीं था, मुझे लगता है 100-105 ही था, शायद 110 था ज्यादा से ज्यादा। इंडिया में जब भी प्राइस बढ़ता है नेक्स्ट डे इंस्टेंटली प्राइस मार्केट में बढ़ा हुआ आ जाता है, लेकिन प्राइस घटता है तो 15 दिन लगते हैं। तो स्टील के प्राइस जब बढ़ जाते हैं या सीमेंट के प्राइस बन जाते हैं या लेबर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं कायदे के बदलने से, तो भेल को अंदाजा था कि 2 करोड़ का जो कीमत है उसका बनाने का कॉस्ट होगा 1.5 करोड़ और प्रॉफिट होगा 50 लाख का। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसे हो गया कि बनाने का कॉस्ट जो 1.5 करोड़ का उन्होंने सोचा था, ठीक है, ये बढ़ के 1.8 करोड़ हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। और लेटेस्ट खबर, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, खास करके कमर्शियल। तुम अगले 10 दिन में कोई भी होटल ऐसा नहीं रहेगा जो दाम कम नहीं करेगा, सबको मजबूरी में बढ़ाना पड़ेगा। दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया सिलेंडर का, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, तुम भाजी जो लेते थे अभी सेम कॉस्ट पे तुमको मिलना ही नहीं। एवरीथिंग विल राइज इन द नेक्स्ट 15 डेज मेरे हिसाब से। मैक्सिमम होटल तो तुरंत दाम बढ़ा देंगे, तो उसको तो स्ट्रेट 30 लाख का लॉस हो रहा है बिना कोई गलती के। हाँ, बेल से गलती हुई तो वो उनका प्रॉब्लम है, बट ये गलती एक्चुअली बेल की भी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी नहीं है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया तो बेल क्या करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, बोलेगा प्लीज दाम 30 लाख, हमारा दाम बढ़ गया, बढ़ा के दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 2 करोड़, हम 1 रुपया भी देंगे नहीं ऊपर का, और कौन काहे को देने का। लेकिन यदि एस्केलेशन क्लॉज डाल दिया, वो क्लॉज आजकल हर एक कॉन्ट्रैक्ट में रहता ही रहता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है कि इन द इवेंट मेरा रॉ मटेरियल या लेबर या अदर एक्सपेंसेस का दाम बढ़ गया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अकॉर्डिंगली बढ़ा दूंगा। तो यदि दाम सपोजिटली रॉ मटेरियल का 25% से बढ़ जाता है
तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15% से बढ़ा दिया जाएगा। सो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा क्योंकि दाम बढ़ चुके हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्ट 15% से बढ़ के 2.3 करोड़ हो जाएगा और उनका खर्चा 1.8 था, तो 50 लाख का नफा हुआ ना। तो एस्केलेशन क्लॉज उसको बोलते हैं जहां पे आपस में कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी ने एग्री किया है 2 करोड़ का दाम, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को वस्तु बनाते समय कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है और उसकी गलती नहीं है, मार्केट प्राइसेस बढ़े हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देगा। एक्चुअली एस्केलेशन क्लॉज का फायदा होता है कॉन्ट्रैक्टर का, लेकिन व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रैक्टी? कॉन्ट्रैक्टी हर बार क्यों भुगते? तो उसका रिवर्स होता है डी एस्केलेशन क्लॉज। डी एस्केलेशन क्लॉज ऐसे होता है कि यदि आपस के कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल का दाम कम हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम हो जाएगा। पहली बात तो इंडिया में होने का चांसेस ये बहुत कम रहता है, लेकिन हो सकता है कि पेट्रोल जीएसटी में आ जाए। पेट्रोल जीएसटी में नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो यदि पेट्रोल जीएसटी, बेटा फोटो नहीं लेने का है आपको, सेल्फी ले सकता है, फोटो नहीं, ठीक है। सो डी एस्केलेशन क्लॉज में पेट्रोल 120 में कितना रुपए लीटर है? कितना? 1 लीटर। और कितना टैक्स लगता है उसमें? करीबन 60 रुपया। जीएसटी में आएगा तो कम से कम 30-40 रुपए कम हो जाएगा। पेट्रोल के दाम कम हो गए तो सब कम हो जाएगा। तो फिर डी एस्केलेशन का फायदा कॉन्ट्रैक्ट ही, लेकिन मेरे से गारंटी ले लो अगले 6 महीने में जीएसटी में आने का चांस नहीं है। उसके बहुत सारे रीजन है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रहे, वो सबसे बड़ा रीजन। और भी है लेकिन विल नॉट डिस्कस दैट। यहां तक सबको समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए सबसे फेवरेट है चैप्टर इसका, एग्जामिनर का, क्योंकि इसमें और इतने आए ना, अभी तो और बहुत सारे टर्म्स आएंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या बताया था, तुमने बंगला बनाने को दिया तो उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? टाइलिंग से लेकर बहुत सारे चीजें बिल्डर सब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देता है। वो 100% खुद कुछ नहीं करता, उसका स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन है, बट प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, डोर, विंडो, ये सब अलग जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करोगे तो कौन सा अकाउंट बनाओगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। उसमें क्या आएगा? डेबिट में सारे खर्चे। क्रेडिट में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्टी जो कीमत तय हुआ है, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल या तो उधर रखा हो या स्टोर्स में वापस ट्रांसफर किया हो या किसी और कॉन्ट्रैक्ट को दिया हो। अभी ध्यान से सुनना, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस बताने के लिए मेरे को अभी 2-3 कंसेप्ट एक साथ लेने होंगे। ये पहले मैं अभी बात करूंगा वर्क सर्टिफाइड का, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड के बारे में जरा सुनना। अभी क्या होता है, तुमने बिल्डर को 1 करोड़ रुपए दिए बंगला बांधने का, वो हर 3-4 महीने में 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगेगा। लॉजिक बराबर है? बट उसने काम ही नहीं किया हो तो तुम कैसे पैसा दोगे? अब प्रॉब्लम क्या है, बिल्डर ने थोड़ा भी ईंट लगा दिए, वो बोलेगा 20% काम हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा तूने 2% भी नहीं किया। आपस में झगड़ा हो सकता है। सो ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्टी एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर को, मैं तुमको ड्रॉ करके बताता हूं, कॉन्ट्रैक्टी एक आर्किटेक्ट को इधर भेजेगा साइट में और बोलेगा जाके चेक करके कितना परसेंटेज काम हुआ है। सो कॉन्ट्रैक्टी ने भेजा हुआ आदमी जो कि आर्किटेक्ट है वहां पे जाएगा और चेक करेगा और वापिस आके कॉन्ट्रैक्टर को बताएगा कि मैं सर्टिफाई करता हूं, मैं सिंपल यहाँ पे 1 लाख लिया हूं, यहाँ पे वो सर्टिफाई करता है 1 लाख का काम हुआ है। समझ में? खुद कॉन्ट्रैक्टी का आदमी जाके वहां पे जो ड्राइंग के हिसाब से सर्टिफाई करता है कि 1 लाख का काम हुआ है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख का हो, सिंपल सा एक दीवार बांधना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि भाई मैंने 15,000 का भी तो काम किया है, वो भी तो देखो। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है तूने इलेक्ट्रिक वायर लगाया लेकिन करंट नहीं आ रहा है, या वायर खुले हैं उसके सॉकेट्स नहीं लगाए, या प्लम्बिंग किया है बट पानी नहीं आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से उसने काम किया है लेकिन आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई करने से मना कर दिया है। टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं? वर्क अनसर्टिफाइड। समझ में आ रहा है? काम किया है कॉन्ट्रैक्टर ने लेकिन आर्किटेक्ट खुश नहीं है
कुछ तो कमी है तो वो सर्टिफाई नहीं कर रहा है। सो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड को टेक्निकल भाषा में वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। काम कुछ हो चुका है और भी हुआ है लेकिन आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। क्या सबको समझ में आया वर्क इन प्रोग्रेस? अभी क्या होता है, तुमने दीवार बांधने का काम दिया है, 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 50% सर्टिफाइड है, 1 लाख रुपया का काम आर्किटेक्ट ने बोला है कि किया है, तो कॉन्ट्रैक्टर तुरंत बोलेगा देखो 50% काम हुआ है, 1 लाख रुपया मुझे दो। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टी 1 लाख नहीं देगा, कितना देगा, 90,000। इसके मैं तुमको 2 एग्जाम्पल देता हूं। हमारे घर पे कुछ फर्नीचर का काम चल रहा था, कुछ डिफेक्ट था और लास्ट का कुछ पेमेंट बाकी था। उसको मैंने फोन किया कि ये काम आके जस्ट खत्म कर दे और फिर चेक ले जा। 1 घंटे के अंदर आया, कर दिया और चला गया, क्योंकि कुछ पेमेंट रोका हुआ था। सेम मेरा दोस्त एक है, उसके फ्लैट में इंटीरियर्स का काम था, कॉन्ट्रैक्ट या जो भी काम था मे बी 5 लाख का था, उसने पूरा 5 लाख दे दिया। अब काम उसने कंप्लीट किया और चला गया। अब उसमें कुछ काम बाकी था, इसने बोला कि भाई ये काम थोड़ा सा बाकी, आके करके जा। 2 साल में वो आया नहीं। और नासिक में ये होता है, इसलिए नासिक इंडिया के मैप में हमेशा पीछे रहेगा, क्योंकि नासिक में लोग काम हमेशा कम, वीक, सी ग्रेड करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा बिल्डर 2 साल से पीछे पड़ा है उसके, बट वो आ ही नहीं रहा है। इसलिए कभी भी सर्टिफाइड 1 लाख है तो कॉन्ट्रैक्टी 10 से 15% कम ही देता है, और मेरे हिसाब से कम ही देना चाहिए, क्योंकि यदि काम में कुछ डिफेक्ट निकला तो कॉन्ट्रैक्टर करेगा ही नहीं। यदि 10,000 रोका है तो उसको बोला जाएगा कि भाई ये काम कर ले और 10,000 ऊपर का ले ले। सो ये 10 से 15% डिपेंडिंग कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से रिटेंशन मनी सब जगह रहता है। सो वर्क सर्टिफाइड 1 लाख है तो कॉन्ट्रैक्टी will pay 85 to 90% of the work certified, never the full। मैंने तुमको बता दिया फुल पे किया तो कॉन्ट्रैक्टर बाकी का काम कुछ लोग करते हैं, बट नासिक में मेजॉरिटी लोग नहीं करते हैं। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तुमको सब कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो? नाउ ये तुम्हारा पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं अलग से बता रहा हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।